नमस्कार, मैं सुनील कुमार। पिछले वीडियो में मैंने बताया था बीपीएससी कैसे निकालें, इस पे हम चर्चा किए थे, उसके रणनीति पर चर्चा किए थे और बताए थे कि बीपीएससी के बैच में अगले वीडियो में स्टार्ट करूंगा इतिहास। तो इतिहास आज से शुरू करने जा रहा हूं। ऐसे ज्ञानी लोगों का कहना है कि जो भी भविष्य को देखने की इच्छा रखते हैं वो भूत से सीख लें, और ये भूत हमारा इतिहास है। और यह कथन मैकियावेली ने कहा है। तो भारतीय इतिहास को यानी वही भूत को हम सीखने का आज से कोशिश करते हैं। तो चलिए, मैं भारतीय इतिहास को आज से पढ़ा रहा हूँ। इतिहास के बारे में परिभाषा दिया जाता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बीती हुई बातों का अध्ययन करते हैं, इतिहास कहे जाता है। और मैंने यहाँ पर परिभाषित किया है कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का अध्ययन, यही इतिहास है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को माना जाता है, जो यूनान के रहने वाले थे। और यूनान की राजधानी आप सबको पता होगा कि एथेंस है। तो भारतीय इतिहास को हम पढ़ने में के सुविधा के लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में विभाजित करते हैं। प्राचीन इतिहास को हम जानकारी के स्रोत के आधार पे 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं: प्राग ऐतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल में आप देखेंगे कि वहाँ न ही लिपि थी और न ही लेखन। और यहाँ पर आप देखेंगे कि जानकारियाँ बहुत सीमित होती है, क्योंकि जब से शुरू होता है मानव की सभ्यता या मानव की जीवन, वहाँ से इतिहास को, प्राचीन इतिहास को पढ़ने का कोशिश करते हैं। और यही कारण है कि उस समय जानकारियाँ बहुत सीमित था, ना ही लिखने की और ना ही लिपि का कोई ज्ञान था। यही कारण जानकारियाँ वहाँ सीमित रहती है। वही अगर आप देखेंगे कि अर्ध ऐतिहासिक काल में लिपियाँ तो जरूर थी, लिपि जरूर थी, लेकिन पढ़ा नहीं गया। इसमें इस काल के दौरान आप हड़प्पा सभ्यता या फिर वैदिक सभ्यता या फिर ताम्र पाषाण काल को रख सकते हैं। वही हम अर्ध ऐतिहासिक काल में जो 600 BC तक के है, दोनों ज्ञान थी। इसमें लिपि और लेखन दोनों थे। और इसमें आप महाजनपद और बुद्ध काल को रख सकते हैं। और अब हम अर्ध ऐतिहासिक काल को उपकरण के आधार पे, ऐतिहासिक काल को उपकरण की भिन्नता के आधार पर हम 3 भागों में बांटते हैं: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अगर इसका समय ड्यूरेशन आप देखेंगे तो प्रारंभ से लेके 10,000 BC तक के पूरा पाषाण काल को आप रख सकते हैं। मध्य पाषाण काल को 10,000 BC से 6,000 BC तक, और वही नव पाषाण काल को 6,000 से 3,000 BC तक के काल में विभाजित किया गया है। आप देखेंगे कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल जो उपकरण थे, इसी के आधार पर बांटा ही गया था। तो पूरा पाषाण काल जो है, इसमें जो उपकरण है वो कोड उपकरण है। कोड की तरह, जैसे हस्त कुठार जो वगैरह है, वो आपको पूरा पाषाण काल में आएंगे। इसमें फलक उपकरण आपको मिलेगा देखने को मध्य पाषाण काल में। वही नव पाषाण काल जैसे जैसे काल बढ़ते गया तो तीक्ष्ण और खुरचनी टाइप के उपकरण आपको
नवपाषाण काल में देखने को मिलता है। अगर हम पूरा पाषाण काल को विभाजित करना चाहें तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, जिसमें हम मानव के विकास और चित्रकला के विकास का भी अध्ययन करेंगे कि आदि मानव टाइप से जो लोग थे वो किस तरह के उनकी विकास हुआ और उन चित्रकला उस समय कैसी थी। वही मध्य पाषाण काल को विभाजित नहीं किया गया, वही नव पाषाण काल को तीक्ष्ण और खुरचनी जो उपकरण थे वहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे धातु मिलना शुरू हो गया तो धातु के पूर्व का युग और धातु के युग में हम विभाजित कर सकते हैं। अब हम प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत देखते हैं कि प्रत्येक इतिहास के निर्माण के स्रोत अलग अलग हैं, चाहे वो आधुनिक हो भारत हो या फिर मध्यकालीन भारत हो। तो यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास के निर्माण के स्रोत देख रहे हैं, जिसमें हम स्रोत के दो आधार पर बांटे हैं, एक साहित्यिक स्रोत और दूसरा पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी विवरण। धार्मिक साहित्य में ब्रह्म साहित्य, जिसमें हम वेद, पुराण, रामायण और महाभारत से जो जानकारियाँ मिली है उसके बारे में चर्चा करेंगे। वही बौद्ध साहित्य में त्रिपिटक, दीपवंश और महावंश। वही जैन साहित्य में कल्पसूत्र और महावीर चरित्र के बारे में या फिर उससे हम जानकारी जो प्राप्त हुआ है प्राचीन इतिहास के निर्माण में उस पर चर्चा करेंगे। वही धर्मनिरपेक्ष, जिसमें कोई धार्मिक रीति रिवाज से रिलेटेड कुछ नहीं था, साहित्य जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र, विशाखादत्त के मुद्रा राक्षस और कलहन के राजतरंगिणी। वही विदेशी विवरण, जिसमें हम कई विदेशी यहाँ आए थे, जैसे में मेगास्थनीज, हेंगसांग, फाइयान और अलबरूनी। इनके बुक से क्या क्या हमें मिला है उसके पे चर्चा करेंगे। वही अभिलेख, पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, चैत्य और बिहार, इसमें चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि तथ्यों को इस स्रोत में अगर देखा जाए कि अगर एक तरह से माना जाए कि उसकी सीमाएं क्या रह गई, तो आप देखेंगे कि दोनों साहित्य में कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत किया गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। धार्मिक दृष्टि से इसे लिखा गया होगा अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने के लेके, या फिर हम कह सकते हैं एक तरह से निष्कर्षता में कि साहित्यिक एवं पुरातात्विक जो स्रोत हैं इतिहास के निर्माण में दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन पुरातात्विक जो स्रोत है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम एक एक करके धार्मिक साहित्य, धर्मनिरपेक्ष साहित्य और विदेशी वितरण एवं पुरातात्विक स्रोत को एक एक करके परिभाषित करते हुए जो इसमें जानकारी मिला है उसको हम बताएंगे। और यह टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि प्रत्येक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और मेहनत करके आपको बता सकें। जय हिंद, जय भारत।